नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ TV9 भारतवर्ष पर 9 बजे का ये न्यूज शो देख रहे होंगे। शुरुआत हमेशा की तरह इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ। विपक्ष में पीएम पद पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। इंडिया गठबंधन में 1 ईयर 1 पीएम का फॉर्मूला, ये कहा पीएम मोदी ने। वो पीएम की कुर्सी की नीलामी करने लगे हैं। पीएम मोदी ने एक और बड़ा हमला बोला इंडिया गठबंधन पर। उधर ईवीएम वीवीपैट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल किया है। याचिका में वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उधर आबकारी केस में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में केजरीवाल को घोटाले का साजिशकर्ता बताया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया, ये ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग कर रहा है बीजेपी की मदद, ममता बनर्जी ने कहा है। ममता का आरोप, बीजेपी की मदद के लिए 3 महीने में 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। उधर दिल्ली में 26 अप्रैल को होंगे मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव। चुनाव आयोग को आचार संहिता को लेकर कोई आपत्ति नहीं। आचार संहिता के बीच आयोग से एनओसी लेना अनिवार्य है। शिक्षक भर्ती मामले की बात करते हैं बंगाल के, जहां बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया था। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार भी थम गया है। 24 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। केरल की सभी 20 सीटों पर 26 अप्रैल को इसी चरण में मतदान होगा। और एक बड़ी खबर वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हुई। वंदे भारत में यात्रियों को मिलेगी ½ लीटर पानी की बोतल। रेल नीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर देने का फैसला, मांगने पर बिना शुल्क एक और बोतल दी जाएगी। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं खास, जो आपके लिए बहुत अहम बन जाती हैं। पहली खबर, क्या सैम पित्रोदा कांग्रेस में दूसरे मणिशंकर अय्यर हैं? क्या दूसरे चरण के मतदान से पहले विरासत कर पर उनका बयान कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित होगा? दूसरी खबर, मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी ने कर्नाटक चैप्टर क्यों खोला? क्या सिद्धारमैया सरकार ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को देने वाली है? सच क्या है? तीसरी खबर, अखिलेश यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब तक 9 शहरों में उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। यह कंफ्यूजन है या जीत का कोई समीकरण है? चौथी खबर, आर्मी चीफ ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बीच क्यों कहा देश युद्ध के लिए तैयार है? और पांचवी खबर, क्या पुतिन ने जंग का तरीका बदल दिया है? क्या मॉस्को में दुश्मन देशों के दूतावासों पर हमले होंगे? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन फिक्र आपकी में सबसे पहली खबर विरासत और उस पर हो रही सियासत की है। पिछले 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण, इसको लेकर कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस उन हमलों का लगातार जवाब दे रही है। लेकिन 2024 के चुनाव में आज शायद पहली बार है जब कांग्रेस 7 समंदर पार बैठे अपने ही एक वरिष्ठ नेता के विरासत वाले बयान को लेकर राजनीति की बिसात में फंस गई। राहुल गांधी के संपत्ति का सर्वे कराने वाले बयान पर पहले से घिरी कांग्रेस इस बार अमेरिका में बैठे अपने एक नेता के बयान के कारण बीजेपी का पॉलिटिकल शिकार बन गई। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो अमेरिका में रहते हैं। वहीं पर उन्होंने अमेरिका में विरासत पर टैक्स को लेकर बयान दिया। कहा कि अमेरिका में विरासत पर भी टैक्स लगता है। उनका कहना इतना कहना भर था कि वो अचानक से भारतीय राजनीति में टॉप पर ट्रेंड करने लगे। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, इसके बाद accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that.
If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. तो असल में सैम पित्रोदा से इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी के संपत्ति का सर्वे कराने वाले बयान पर सवाल पूछा गया था, तो सैम ने इसी का जवाब अमेरिका में विरासत पर टैक्स प्रणाली को समझाते हुए दिया। लेकिन इसके बाद अपने देश में राजनीतिक हंगामा मच गया। आपने पूर्वजों ने जो संपत्ति बचाई है, जो आपको मिली है, अब ये कांग्रेस कहती है कि आप अपने संतानों को वो संपत्ति नहीं दे सकते। करीब करीब आधी संपत्ति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कानूनन आपसे लूट लेगी। हम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी, और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। He is not in the manifesto committee, and this is not part of our agenda. It's nowhere. It's his personal opinion. You can't take anyone's personal opinion and say that's going to be the Congress Party's intention. कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। में कौन सी गलत बात है? ये कोई किसी की जेब में जा रहा है? ये तो जनता को जब दिया जाएगा तो अभी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब असलियत में होता है विकास केवल पूंजीपतियों का होना चाहिए, इन्हीं लोगों का होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा कर रही है और कह रही है उनका निजी बयान है। और कांग्रेस पार्टी के ही दिल्ली में एक सीट से लोकसभा कैंडिडेट उदित राज कह रहे हैं कि इसमें कौन सी गलत बात है। खैर, भारत में सियासी संग्राम के बाद सैम पित्रोदा ने शिकागो से एक्स पर सफाई दी। उन्होंने बयान पर छिड़े विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। यह भी कहा कि उनके बयान का कांग्रेस की नीति से लेना देना नहीं है। मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में लगने वाले विरासत कर का उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा कि 55% छीन लिया जाएगा? किसने कहा कि भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए? बीजेपी और मीडिया क्यों घबराई हुई है? कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। सैम पित्रोदा के साथ भी यही हुआ है। और बीजेपी उनके बहाने कांग्रेस पर इतनी हमलावर क्यों हुई, इसका जवाब आपको पार्टी में उनके कद से मिलेगा। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको सैम पित्रोदा का कद क्या है। सैम पित्रोदा गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। राजीव गांधी की वजह से राजनीति में उनकी एंट्री हुई है और सैम पित्रोदा को भारतीय सूचना क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। 80 के दशक में भारत में दूर संचार और प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने का श्रेय सैम पित्रोदा को ही दिया जाता है। वो देखिए एकदम बगल में बैठे राजीव गांधी के बगल में एक और शख्स और फिर सैम पित्रोदा। पित्रोदा भारत के दूर संचार आयोग के संस्थापक और पहले अध्यक्ष भी रहे। वो राहुल गांधी के भी करीबी हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और कई बार जब राहुल गांधी विदेश दौरों पर जाते हैं तो सैम पित्रोदा उनके बगल में बैठे दिखाई देते हैं। अब ऐसे में अगर उन्होंने विरासत कर प्रणाली पर बयान दिया है तो जाहिर है इस पर राजनीति होनी थी। लेकिन सवाल है कि अमेरिका में लगने वाला ये टैक्स क्या है और क्या ये दूसरे देशों में भी लगता है? क्या है विरासत टैक्स? समझिए, अमेरिका में दो तरह के टैक्स लगते हैं। संपत्ति कर
40% लिया जाता है और विरासत कर की रेंज 1% से 20% तक है। संपत्ति कर मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को हस्तांतरित संपत्ति पर लगने वाला टैक्स है, इसलिए इसे डेथ टैक्स भी कहते हैं। यह अमेरिका के 12 राज्यों में लगता है, जबकि विरासत कर जीवित रहने के दौरान या मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को हस्तांतरित संपत्ति पर लगने वाला कर है, जो अमेरिका के 6 राज्यों में लगता है। और इन दोनों टैक्स में बारीक अंतर है, लेकिन जापान से लेकर दुनिया के कई और देशों में ये दोनों कर एक साथ जुड़े होते हैं। जापान में 55%, दक्षिण कोरिया में 50%, जर्मनी में 50% और फ्रांस में 45%। अब सवाल यह है कि यह टैक्स कैसे लगता है, तो इसे जर्मनी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जर्मनी में एक्स को अपने पूर्वजों से विरासत में 10 अरब की संपत्ति मिलने वाली है, तो जर्मनी की सरकार संपत्ति हस्तांतरण से ठीक पहले एक्स की 10 अरब की संपत्ति पर 50% टैक्स लेगी। यानी एक्स के पूर्वजों की 5 अरब की संपत्ति सरकार ले लेगी और बाकी की 5 अरब की संपत्ति पर बतौर उत्तराधिकारी एक्स का अधिकार होगा। सरकार इस टैक्स को रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए लगाएगी। इन देशों में ऐसे टैक्स का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाता है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी जिस विरासत कर का विरोध खुलकर कर रही है, दिसंबर 2013 में उसकी तरफदारी बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने की थी। तब उन्होंने समाज में बराबरी के हक के लिए इसे जरूरी बताया था और बाद में यही जयंत सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2014 से 2016 तक वित्त राज्य मंत्री रहे। ऐसे में उनका 29 सेकंड का यह पुराना बयान आपको सुनना चाहिए। So if we want to create a society that gives opportunities that are equal to everyone, we have to level the playing field. And we have to have the creative destruction that entrepreneurial capitalism requires, which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America, and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. तो बात जहां तक सैम पित्रोदा की है, तो यह पहली बार नहीं है जब उनके बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत की वजह बन गए। सैम पित्रोदा कांग्रेस में ऐसे इकलौते नेता भी नहीं है जिनका बयान चुनाव में कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आपको मणिशंकर ध्यान में होंगे। आज जब सैम पित्रोदा विरासत कर पर बोले, इनहेरिटेंस टैक्स सिस्टम पर बोले, तो लोगों को मणिशंकर अय्यर के तमाम पुराने विवादित बयान याद आने लगे। देखिए रिपोर्ट। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में सैम पित्रोदा का दिया हुआ ये वही बयान है जिसने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार दिया। और हुआ तो हुआ वाले इस बयान के मीम्स भी सोशल मीडिया पर खूब बने। लेकिन सैम पित्रोदा इतने पर ही नहीं रुके थे। फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ। इसके बाद वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, तो सैम पित्रोदा ने भारत सरकार के एयर स्ट्राइक के दावों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने तब कहा कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, मुंबई में भी हमला हुआ था, हम प्लेन भेज सकते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अप्रैल 2019 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, प्रस्तावित न्याय योजना को फंड करने के लिए अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सैम पित्रोदा करीब करीब वैसी बात बोल जाते हैं जैसे मणिशंकर अय्यर। 2014 याद कीजिए, तब उन्होंने पहली बार पीएम मोदी को चाय वाला कहा था। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। अय्यर ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त पीएम मोदी को नीच कहकर अपमानित किया था। इससे पहले 2013 में वो तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को जोकर कह चुके थे। कांग्रेस पार्टी को अय्यर के हर बार के विवादित बयान का खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा है और 2024 में दूसरे चरण से ठीक पहले विरासत पर टैक्स वाला सैम पित्रोदा का ताजा बयान भी कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वैसे बहुत कम लोगों को मालूम होगा, सैम पित्रोदा ने अमेरिका के जिस विरासत कर प्रणाली की वकालत भारत के लिए की है, उसी तरह की एक टैक्स की व्यवस्था यहां 1953 से लेकर 1985 तक लागू थी। इसे संपत्ति कर या संपत्ति शुल्क कहा जाता था।
संपत्ति कर मृत्यु के समय मृत व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति के शुद्ध मूल्य पर आधारित होता था। इसे तभी लिया जाता था जब मूल्य कानून के तहत छूट सीमा से अधिक हो। लेकिन राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह ने 1985 में इसे खत्म करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि इस टैक्स से अधिक न्याय संगत समाज बनाने और धन असमानता को कम करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। इससे प्राप्त शुद्ध लाभ नकारात्मक था।